हाँ हैगी। कहाँ तक हो गया था अपना बताओ पहले। आप तो आए दिखते हो कहीं ना। लास्ट क्लास ले लिए थे तुम्हारी। हाँ कोई बात नहीं है, वही सभी आ जाएगी 2 मिनट में। और सुनो, हम पढ़ रहे थे आपका मेवाड़ का इतिहास। कहाँ का इतिहास? अच्छा, मेवाड़ में भी हमारे देखो 2 सभ्यता केवल हमारे पास में है। प्राचीन इतिहास काल में, मध्यकालीन इतिहास में 4 रियासतें हमारे पास में है। अच्छा, इस मेवाड़ के अंदर भी हमारे पास में 3 राजा हैं हमारे सिलेबस में। कुंभा, एक हमारे पास में सांगा, और एक हमारे पास में कौन है? महाराणा प्रताप। 3 राजा हमारे सिलेबस में है। कितने राजा? तो देखो, हमारे पास में 2 तो सभ्यता है, रियासतें। एक बार सुन लो, आपके लिए बता रहा हूं, बाकी उनको पता है। तो हमारे मेवाड़ के अंदर तो हमारे सिलेबस में 3 राजा है, कुंभा, सांगा, प्रताप, साफ लिखा हुआ है। मारवाड़ में हमारे पास में 4 राजा है, ये भी आपके साफ लिखा हुआ है। समझ रहे हो आप? तो इसके अंदर मैंने कुंभा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। महाराणा कुंभा हमारे सिलेबस का पहला ही राजा चल रहा था अभी, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो देखो, ये हम बात करने चाह रहे हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा लिखवा दिया था, वापस में रिवीजन करवा देता हूं। महाराणा कुंभा के बारे में एक बार इन दोनों भैयाओं को कॉपी दे दो आप। महाराणा कुंभा की, कुंभा जहां से स्टार्ट हुआ था भैया, इसमें देखो आप थोड़ा सा ना, रिवीजन करवा रहा हूं। कुंभा को आप उतार लेना। महाराणा कुंभा पहला राजा है हमारे सिलेबस में। आप भी देख लो, आप भी देख लो।
किसमें देखोगे? जानकार है क्यों? अच्छा, वो तो नहीं देंगे, जानकार तो बिल्कुल नहीं देंगे। वो देखो आधा घंटा लगा दिए कॉपी निकालने में। कुंभा निकालो। अब आपको क्या पता कुंभा कहाँ है? मैंने बोला ना ये जानकार ऐसे ही करेंगे, एक कॉम्पिटिशन का मामला है। अच्छा देखो महाराणा कुंभा को एक बार सब देखो आप। महाराणा कुंभा कार्यकाल था 1433 से लेकर 1468। ये महाराणा कुंभा का कार्यकाल रहा है। इसके बाद में अपन ने देखा कि जो ये महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा के पिताजी का नाम क्या था? मोगल। माता का नाम, आगे आ जाओ इधर, थोड़े से इधर भी आ जाओ। तो वालों कहां चले गए थे बीच में? तैतीस नहीं, एक बताइए। देखो हमारे सिलेबस के बारे में देखो, एक बार वापस देख लो फटाफट। देखो महाराणा कुंभा हमारे सिलेबस में एक तो 2 सभ्यताएं हैं, इसके अलावा हमारे पास में 4 रियासतें हैं। मेवाड़ में कितने राजा? 3। मारवाड़ में कितने? 4। बीकानेर में 1 ही है। आमेर में कितने? 2। लेकिन हमने महाराणा कुंभा से पहले के राजाओं का भी अध्ययन किया है, ऐसी बात नहीं है। और मैंने महाराणा कुंभा को पढ़ाना स्टार्ट किया ही था, ध्यान रखना। महाराणा कुंभा लिख तो नहीं लिए बिल्कुल भी, उसके बाद में आदि आए हो। चलो बहुत बढ़िया किया ये तो। अब देखो आप दोनों ने लिखा है कुंभा? हाँ अच्छा, ये भी आदि आए हैं, तीनों आदि आए हो। अच्छा संकल्प ले रखा था चलेंगे तो साथ ही चलेंगे। इनके पास में बैठो आप, एक बार तीनों साथ हो जाओ। आपके महाराणा कुंभा निकाल के दो इनको, एक बार रिवीजन करवा देता हूं मैं, फिर आगे चलेंगे। कोई दिक्कत थोड़ी है, रिवीजन करवा रहा हूं तो दिक्कत थोड़ी है पुराने वालों को, ऑनलाइन वालों को दिक्कत थोड़ी है। महेंद्र आज के चले, जल्दी से निकाल के दो उनको, थोड़ा आगे चले। 15 मिनट तो अपने को ऐसे निकल के आगे चलने में। महाराणा कुंभा देखो, कुंभा कहां लिखा हुआ है आपकी कॉपी में बताओ। महाराणा कुंभा का कार्यकाल देखो, पीछे मत पलटो। महाराणा कुंभा का कार्यकाल देखो 1433 से लेकर 1468। महाराणा कुंभा के पिताजी का नाम था, माता का नाम सौभाग्य देवी परमार, और महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी, पुत्री का नाम रमाबाई था। और रमाबाई संगीत प्रिय थी, इस कारण से रमाबाई को क्या कहा गया? मनुपुनिया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, क्या कहा गया? वागीश्वरी कहा गया। और इसके जस्ट बाद में फिर अपन ने ये भी नोट कर लिया था कि जो महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा के 2 पुत्र थे, एक का नाम था ऊधा और एक का नाम क्या था? रायमल। एक का नाम क्या था और एक का नाम रायमल था। तो याद रखना, ये ऊधा ने ही अपने पिता की हत्या कर दी थी, इस कारण से ऊधा को मेवाड़ का क्या कहा गया है? पितृहंता कहा गया। इसके बाद में बच्चों अपन ने बात की थी कि महाराणा कुंभा जब गद्दी पर बैठे तो महाराणा कुंभा के सामने 2 समस्याएं थी। एक तो अपने पिता के हत्यारों का बदला लेना, दूसरा मेवाड़ को मारवाड़ से स्वतंत्र करवाना। क्या महाराणा कुंभा ये दोनों काम कर पाए? बिल्कुल कर पाए थे। सबसे पहले महाराणा कुंभा ने अपने विरोधी रणमल का सहयोग लिया, और रणमल का सहयोग लेकर अपने पिता के हत्यारे, देखते रहो उनको बताते रहो, कहां पढ़ रहे हैं अपन। अपने पिता के हत्यारे, इसके पिताजी के हत्यारे कौन थे? चाचा और मेरा। चाचा और मेरा की हत्या कर दी। लेकिन इसके पिताजी की हत्या करने में एक व्यक्ति और था, जिसका नाम था महपा पंवार। और याद रखना, ये महपा पंवार भागकर चला जाता है मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के पास। महाराणा कुंभा उसको भी नहीं छोड़ेगा, महमूद खिलजी को भी। और एक मेवाड़ को मारवाड़ से स्वतंत्र करवाना। तो सबसे पहले महाराणा कुंभा ने दासी भारमली के सहयोग से रणमल की क्या करवा दी थी? रणमल की हत्या करवा दी। और जब रणमल की हत्या करवा ही दी, किसने? महाराणा कुंभा ने रणमल की हत्या करवा दी। और जैसे रणमल की हत्या करवा दी, महाराणा कुंभा ने तो मंडोर पर आक्रमण करके मंडोर पर अपना आप क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उसके बाद में देखो, महाराणा कुंभा के समय मैंने युद्ध और संधियां लिखवा रखी है। एक तो मैंने करवा रखा है सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर हुआ है, दिख रहा है कि केवल भैया आपको सारंगपुर का युद्ध। एक्टिव रहो, पहली क्लास में जो एक्टिव रहेगा वो लास्ट तक एक्टिव रहेगा, ध्यान रखना। तो महाराणा कुंभा की अगर मैं बात करता हूं तो महाराणा कुंभा के पिताजी का नाम क्या है? मोगल। अच्छा, महाराणा कुंभा के समय युद्ध और संधियां, एक तो देखो मैंने लिखवा रखा है सारंगपुर का युद्ध 1437, दिख रहा है क्या? एक उसके बाद में लिख रखी होगी चंपानेर की संधि 1456,
उसके बाद में दिख रहा होगा आपको आवल बावल की संधि 1453। ये तीन तो इसके समय युद्ध और संधियां हुई थी। लेकिन सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे सारंगपुर का युद्ध 1437 वाला। देखो एक बार, सारंगपुर का युद्ध जो 1437 के अंदर हुआ है, यह युद्ध महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। तो बात ये आ रही है, ये युद्ध होने का कारण क्या था? याद रखें, युद्ध होने का कारण था कि इस महमूद खिलजी प्रथम ने महाराणा कुंभा के पिताजी के हत्यारे महपा पंवार को शरण दे रखी थी। बहुत सुंदर। इस कारण से यह युद्ध हुआ था और इस युद्ध में महाराणा कुंभा जीत जाते हैं। महाराणा कुंभा उसको पकड़कर लगभग 8 महीने तक चित्तौड़ किले में कैद रखते हैं, फिर उसको रिहा कर देते हैं। लेकिन पुनः वो 1443 में आक्रमण करता है, फिर हार जाता है। और याद रखना, महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका? ओके। इसके बाद में जब ये हार गया ना महमूद खिलजी प्रथम, इसने गुजरात का एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुतुब शाह, गुजरात के कुतुब शाह के साथ मिलकर संधि की थी, चंपानेर की संधि। देखो दिख रही होगी आपको चंपानेर की संधि, के पल भैया को भी दिख रही है क्या? ओके। चंपानेर की संधि कब हुई है बताओ? 1400। और जो ये चंपानेर की संधि 1456 में हुई है ना, ये संधि हुई थी महाराणा कुंभा के विरोधियों के मध्य। इनमें एक का नाम था महमूद खिलजी प्रथम और एक का नाम था गुजरात का कुतुब शाह। और दोनों ने संधि के अंदर यह तय किया था कि अपन दोनों मिलकर महाराणा कुंभा पर अटैक करेंगे। और इन्होंने आक्रमण किया लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाए, ये वापस हार गए। और इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में भी महाराणा कुंभा ने कुछ न कुछ तो निर्माण करवाया ही था, कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया। तो याद रखना, इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में तो कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाया और सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसके बाद में देखो आवल बावल की संधि 1453 में हुई थी। और जो ये आवल बावल की संधि 1453 के अंदर हुई है बच्चों, ये संधि मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों के मध्य हुई है। मेवाड़ का शासक कौन है? कुंभा। मारवाड़ का कौन है? राव जोधा। अच्छा, आंवला और बबूल के पेड़ को साक्षी मानकर ये संधि हुई है। अच्छा, इस संधि के तहत क्या हुआ? याद रखना, इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। यहां तक तो रहेगा मेवाड़ और यहां तक रहेगा मारवाड़, और दोनों का सेंटर पॉइंट रखा गया सोजत पाली। और ये संधि करवाने के अंदर जो भूमिका रही वो किसकी रही थी? हंसा किसकी रही थी? हंसा भाई की भूमिका रही है महत्वपूर्ण। तो इसके जस्ट बाद में हमने देखा कि राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से भी करवा दिया था। किससे करवा दिया था? तो ये तो युद्ध और संधि अपन ने पढ़ ली। इसके बाद में याद रखना, मेरी तरफ देखो, महाराणा कुंभा को, मेरी तरफ देखो एक बार। महाराणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियां दी गई है। महाराणा कुंभा को एक तो कहा जाता है स्थापत्य कला का जनक। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। इसके अलावा महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। इसके अलावा महाराणा कुंभा को राणा रासो कहा जाता है। महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान कहा जाता है। इसके अलावा अश्वगुरु, नरपति, बहुत सारी उपाधियां महाराणा कुंभा के पास है। भाई, किसी व्यक्ति को जब कोई उपाधि दी जाती है वो तब दी जाती है जब वो कोई काम करता है। तो महाराणा कुंभा को मैंने पढ़ा दिया था स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में स्थापत्य का मतलब होता मंदिर, दुर्ग, छतरियां, बावड़ियां, किले, इन सबको मिलाकर टॉपिक बनता है स्थापत्य कला। और इन सब का जो सबसे ज्यादा निर्माण कार्य हुआ है वो महाराणा कुंभा के समय हुआ है। इस कारण से महाराणा कुंभा को उपाधि कौन सी दी है? स्थापत्य कला का जनक। अब महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा गया, उसकी पहली लाइन को देखो आप। जो ये महाराणा कुंभा है, ऐसा माना जाता है महाराणा कुंभा ने राजस्थान में 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? राजस्थान में 84 दुर्गों में से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवा दिया। बताओ आप, बहुत बड़ी बात है। अब क्या क्या निर्माण कार्य हुआ इसके समय? एक तो महाराणा कुंभा के समय रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण हुआ था, जो कि धर्नक शाह ने करवाया था। शिल्पकार कौन था? मंडन। अच्छा, इससे पहले मैंने विजय स्तंभ के बारे में पूरा लिखवाया है। विजय स्तंभ दिखाई दे रहा है क्या?
1440 से लेकर 1448 इतना समय लग गया था विजय स्तंभ को बनने में। और जो ये विजय स्तंभ है इसके बहुत सारे उपनाम है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं, अजायब घर कहते हैं, विष्णु ध्वज कहते हैं, विक्टी टावर कहते हैं, और किसी का तो प्रतीक चिन्ह भी है ये विजय स्तंभ। विजय स्तंभ भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, अजायब घर, विष्णु ध्वज, विक्टी टावर, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। इसके अलावा अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। इस विजय स्तंभ के बारे में कुछ स्टेटमेंट नीचे लिखे हुए हैं। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ के बारे में कहा कि ये कुतुब मीनार से बेहतरीन है। इसके अलावा अबुल फजल ने, अच्छा इसके बारे में क्या कहा, अच्छा फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। और पंडित गौरीशंकर ओझा ने कहा पौराणिक देवताओं का मूल्य कोश है। अच्छा विजय स्तंभ किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को। और जो विजय स्तंभ है इसके शिल्पकार का नाम था जेता। जेता के पुत्र भी साथ दे रहे थे, नापा, पूंजा और पोमा। इसके अलावा याद रखना विजय स्तंभ 9 मंजिला बना हुआ है, 122 फीट ऊंचा है। इसकी तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा हुआ है, अल्लाह। क्या लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके बाद में हमने देखा कि इसकी 9वीं मंजिल एक बार बिजली गिर जाने के कारण टूट जाती है, तब इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। तो ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया था स्थापत्य कला का मामला तो चल ही रहा था। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करवाया। रणकपुर जैन मंदिर के बाद में देखो इन्होंने सिरोही के अंदर एक तो बसंतीगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके अलावा भीलवाड़ा में बेराट, बाड़मेर में भोमर दुर्ग और कुंभलगढ़ में मचान दुर्ग, और एक आपके कुंभलगढ़ दुर्ग और मचान दुर्ग कहाँ है, इसमें कहा कॉपी में, फिर देखो मैंने सारा मामला कुंभलगढ़ दुर्ग का पढ़ा दिया था। कहने का मतलब मैंने मारना कुंभा की एक उपाधि कंप्लीट करवा दी थी इस क्लास में, स्थापत्य कला का जनक। अब हम बात करना चाहते हैं भाई, जिसका निकल गया ना वो ऑनलाइन से भी बराबर आ सकता है, बाकी तो वापस करवा देंगे। थोड़ा सा लिख लेना, क्यों पीछे रहते हो अपने माइंड से। तो इसको करवाया ना बदनौर का युद्ध 1457 में, करवा दिया ना मूर्खानंद। सोते रहते हो, कार्ड को चेक करते रहते हो। कहां के रहने वाले हो, धौलपुर। टोंक वालों से सीखना पीछे से आगे कैसे आते हैं। तगड़ी छुट्टियां करी भाई। अब छुट्टी मत करना, कोई भी छुट्टी नहीं करोगे। अपना टारगेट लेके चलो। कौन सा महीना चल रहा है अभी, फरवरी, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपका एग्जाम है। ऐसा सोच के तैयारी करो, नहीं तो खत्म हो जाओगे। सोचो कि आपके 14 अगस्त को आपका एग्जाम है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैंने परिचर वालों को बर्बाद होते हुए देखा है। 1 साल का समय था, लास्ट में रो रहे थे टाइम बंद मिल जाए, टाइम मिल जाए। अपने दिल और दिमाग में घुसा लो कि 14 अगस्त को आपका एग्जाम है। कब है, अब सोचो 14 अगस्त में सच में अगर आपका एग्जाम होता तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, आपको उस तरीके से तैयारी करो आप। अगला समय जो आपको मिलेगा वो तो सोच रहा हम रिवीजन करेंगे। जो जनसंख्या अगस्त में पढ़ने के लिए आएगी, ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे बराबर हो जाए। मेरी बात को सुन रहे हो, एग्जाम कब है, बोलो ना। तैयारी कैसे करोगे, 14 अगस्त की जैसे। आपको इतना तो विश्वास है कि आप अपने जीवन में 14 अगस्त देख लोगे 2025 की, विश्वास है ना। सलर थोड़ी जाएंगे हम, नहीं। तैयारी करो, इस प्रकार से करो, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पहली बार में सिलेक्शन हो। और ये एग्जाम तो इतना समय दे दिया आपको कि तैयारी के साथ साथ अनुभव भी ले लोगे आप। तो देखो आज अपन बात करेंगे अभिनव भट्टाचार्य। देखो मारना कुंभा में से अगर क्वेश्चन आएगा तो अभिनव भट्टाचार्य में से आएगा। मैं पिछले वाले बच्चों को भी ऐसे बोलता था, 2012 से ऐसा बोला मैंने, और पिछली बार अभिनव भट्टाचार्य में से क्वेश्चन आया है। अभी अपन पढ़ेंगे मारना कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया है, क्या कारण था कि महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। उपाधि के अनुसार मैंने स्थापत्य कला तो पढ़ा ही दिया है, अभिनव भट्टाचार्य पढ़ा रहा हूं। उसके बाद में आपके राणा रासो और इंदु सुल्तान।
क्वेश्चन आपके इन दोनों उपाधियों को पढ़ लेना, मारना कुंभा को क्यों दिया गया है, क्यों मिली है ये उपाधि, क्वेश्चन निश्चित आएगा भाई, है ना। ठीक है, अब अपन बात करना चाहते हैं अभिनव भट्टाचार्य। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया, क्यों? क्योंकि महाराणा कुंभा संगीत प्रिय थे और उन्होंने संगीत, सुनो पहले, आराम से लिखना, पहले सुन लो, दिमाग में फिट कर लो। संगीत प्रिय थे, इन्होंने संगीत को माध्यम मानकर ग्रंथों की रचना की। संगीत को माध्यम मानकर ग्रंथों की रचना की, इस कारण से महाराणा कुंभा को उपाधि कौन सी मिली है? अड़ा देना उसको, कौन सी उपाधि दी बताओ? महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी है। महाराणा कुंभा संगीत प्रिय थे, संगीत को माध्यम मानकर कुंभा ने पुस्तकों का निर्माण किया था। तो अभी देखेंगे महाराणा कुंभा को कौन कौन से पुस्तकें लिखी है, वो याद करना आपको। अच्छा, सबसे पहले अपन बात करेंगे कुंभा के संगीत गुरु। संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। चित्रकला गुरु, कुंभा के चित्रकला गुरु थे हीरानंद। और महाराणा कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण थे। किसको बजाने में प्रवीण थे? महाराणा कुंभा वीणा वाद्य यंत्र बजाने में क्या थे? प्रवीण थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, महाराणा कुंभा मेवाड़ी, मराठी, करपाटी, करपाटी यानी कन्नड़, व संस्कृत भाषा के जानकार थे। कौन? महाराणा कुंभा। हाथ हटाओ चेहरे से, शाबाश। और बिल्कुल एक्टिव हो, शिवालय परिवार में हो, आपका सिलेक्शन होगा। कहां के रहने वाले हो? अरे बहुत सुंदर। तो देखो, महाराणा कुंभा मेवाड़ी मराठ, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो उनको? इधर पढ़ो ना, बता दियो एक बार में बाढ़ में। अब क्या कलाकारी करना चाह रहे हो? तो देखो मेरी बात सुनो, महाराणा कुंभा मेवाड़ी, मराठी, करपाटी, संस्कृत भाषा के जानकार थे। अभी जो ये सारी बातें लिखेंगे वो अपन किसमें लिखेंगे? अभिनव भट्टाचार्य। भाई महाराणा कुंभा को एक उपाधि दी गई है अभिनव भट्टाचार्य की, क्यों दी गई है? क्योंकि कुंभा संगीत प्रिय थे, संगीत को माध्यम मानकर ग्रंथों की रचना की है। और महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या था? सारंग व्यास। चित्रकला गुरु का नाम था हीरानंद। और कुंभा जो थे वो वीणा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण थे। और कुंभा मेवाड़ी, मराठी, करपाटी, संस्कृत भाषा के क्या थे? जानकार थे। अब अपन देखेंगे महाराणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। इतने कौन से ग्रंथ लिख दिए कि कुंभा को उपाधि मिल गई है अभिनव भट्टाचार्य की। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि महाराणा कुंभा संगीत प्रिय थे, संगीत को माध्यम मानकर उन्होंने ग्रंथों की क्या कर दी है? रचना की है। समझ में आ रही बात? ओके, चलो जी आगे चलते हैं अपन। महाराणा कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की। एक है आतुल्य चातुरी, दो और अभी लिखवा दूंगा मैं ना। एक का नाम है रस मंजरी, आतुल्य चातुरी, दो और है।
तो माणा कुंभा ने कितने नाटकों की रचना की थी? 4 नाटकों की रचना की। इसके अलावा कुंभा के अन्य ग्रंथ, कुंभा के अन्य ग्रंथ, नंबर 1 संगीत राज, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार, शूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, हरवर्तिका, संगीत क्रम दीपिका, वाद्य प्रबंध, सारे ग्रंथ किसके हैं? माणा कुंभा। माणा कुंभा ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, तब जाकर माणा कुंभा को उपाधि मिली है। सबसे पहले तो माणा कुंभा के द्वारा कितने नाटकों की रचना की है? 4 नाटकों की रचना की है। इसके अलावा माणा कुंभा ने संगीत को माध्यम मानकर इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं: संगीत राज, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, वाद्य प्रबंध, हरवर्तिका, संगीत क्रम दीपिका। इसमें से भी अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा था, तो याद रखना महाराणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ था ये। इसमें संगीत की तीनों विधाओं का उल्लेख मिलता है। और जो ये ग्रंथ है ना, संगीत राज ग्रंथ, यह ग्रंथ 5 कोश में विभक्त है। कितने कोशों के अंदर विभक्त है? यह ग्रंथ 5 कोशों के अंदर विभक्त है, और 5 कोशों के नाम भी याद रखना है: पाठ्य रतन कोश, रस रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश। तो देखो मेरी बात सुनो, माणा कुंभा के ग्रंथ संगीत को माध्यम, इससे पहले माणा कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की, ठीक है। माणा कुंभा के ग्रंथ आपके सामने है: संगीत राज, संगीत मीमांसा, कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, सुधा प्रबंध, वाद्य प्रबंध, हरवर्तिका, संगीत क्रम दीपिका। इन सारे ग्रंथों में माणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज कितने कोशों के अंदर विभक्त है? 5 कोश। 5 कोशों के नाम बताओ। पाठ्य रतन को भाई देख याद रखो, अगर आप पढ़ोगे तब, जब आपको रस आएगा पढ़ने में, तब पढ़ोगे आप, और पढ़ते पढ़ते आप गीत भी गाओगे। और वो गीत जब तक अधूरा है, जब तक उसके अंदर वाद्य यंत्र नहीं है। और गीत के साथ अगर वाद्य यंत्र है तो हमारा मन क्या करेगा? नहीं करेगा क्या? हाँ, नर्तकी बोल रहा हूं। तो मेरी बात सुनो, संगीत राज में कितने कोश है? सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और जो कामराज रतिसार है ना, ये 7 भाग में विभक्त है। बाकी तो आपसे पूछेगा माणा कुंभा का ग्रंथ कौन कौन सा है। माणा कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की है। माणा कुंभा के ग्रंथ आपके पास में। इसके अलावा माणा कुंभा के ने 3 टीकाओं की रचना की है। नंबर 1, यहां से क्वेश्चन आया था पिछली बार सुपरवाइजर के अंदर। एक तो जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक पर रसिक प्रिया टीका लिखी है।
कौन सी टीका लिखी है? रसिक प्रिया टीका लिखी है। टीका का मतलब क्या होता है? बड़े ग्रंथ का छोटा रूप। जैसे रामायण पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस टीका लिखी है, उसी प्रकार से मारना कुंभा ने 3 टीकाएं लिखी है। सबसे पहले जयदेव की गीत गोविंद के ऊपर कौन सी टीका लिखी है? क्या आप बता सकते हो? महाराणा कुंभा ने इस रसिक प्रिया टीका में, महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया टीका में वीर राजा की उपाधि किसको दी है? किसको दी है? राणा हमीर। मैंने लिखवाया है, राणा हमीर को 2 उपाधि मिली, एक तो वीर राजा और विषम घाटी पंचानन। आ रहा है क्या याद? चलो मेरी बात सुनो, जयदेव की गीत गोविंद पर कौन सी टीका लिखी है? रसिक प्रिया टीका लिखी है। नंबर 2, ये आया था क्वेश्चन पिछली बार। सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। इसके अलावा नंबर 3, संस्कृत के महान विद्वान थे बाणभट्ट। बाणभट्ट की चंडी शतक ग्रंथ पर बाणभट्ट की चंडी शतक ग्रंथ के ऊपर क्या लिख दी है? टीका। किसने? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ने कितनी टीकाओं का निर्माण किया? ये सारा मामला जो अपन ने अब तक पढ़ा वो किसके अंदर पढ़ा है? अभिनव भट्टाचार्य। किसके अंदर? भाई महाराणा कुंभा को उपाधि अगर मिली है, किसी व्यक्ति को अगर कोई उपाधि दी जाती है, इसका मतलब वो कोई ना कोई कार्य कर रहा है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा गया। क्यों? राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिरों और दुर्गों का निर्माण अगर किसी के कार्यकाल में हुआ तो वो कौन है? महाराणा कुंभा। और उसके बाद में अपन ने देखा महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा गया है, क्योंकि महाराणा कुंभा संगीत प्रिय थे। इन्होंने संगीत को माध्यम मानकर ग्रंथों की रचना की है। इस कारण से महाराणा कुंभा को उपाधि कौन सी मिली है? अभिनव भट्टाचार्य। और अभिनव भट्टाचार्य के अंदर अपन ने देखा कि जो हमारे पास में कौन है? महाराणा कुंभा। बोर्ड पे देख के बताओ, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या था? चित्रकला गुरु का नाम? शाबाश। इसके बाद में बताओ, महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? कौन सा? शाबाश। और महाराणा कुंभा के कितने नाटकों की रचना की है? एक है नंदिनी व्रती, रस नंदिनी, आतुल्य चातुरी, मुरारी संगति। ये 4 नाटक लिखे महाराणा कुंभा ने। ये मराठी भाषा में है, ये मेवाड़ी में है, ये करपाटी में है, कन्नड़ में। हाँ, मुरारी, आतुल्य चातुरी, मुरारी संगति। ये संस्कृत में है, और ये कन्नड़ में है। बात मेरे वालों समझ में आ रही है क्या? बताओ कौन से राजा के बारे में पढ़ रहे हैं? हाँ, कौन से राजा के बारे में पढ़ रहे हैं? ये बात, महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि मिली है? संगीत राज। हाँ, देखो महाराणा कुंभा का ग्रंथ है संगीत राज, और सारंगधर की संगीत रत्नाकर पर कुंभा ने क्या लिखी है? टीका लिखी है। अब ये तो सारा अपन ने किसके अंदर पढ़ा है?
महाराणा कुंभा की कौन सी उपाधि में पढ़ा है? हाँ, अभिनव भट्टाचार्य। अब हम बात करना चाहते हैं, महाराणा कुंभा को एक उपाधि और दी गई है और वो है राणा रासो। कौन सी? भाई आपके सिलेबस का राजा ही है, कमजोर आदमी थोड़ी है। अब महाराणा कुंभा को राणा रासो क्यों कहा गया? क्योंकि याद रखना, कुंभा विद्वानों के आश्रयदाता थे। विद्वानों के क्या थे? महाराणा कुंभा विद्वानों के आश्रयदाता थे और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी है? महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी है? राणा रासो को। महाराणा कुंभा विद्वानों के आश्रयदाता थे और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण महाराणा कुंभा को उपाधि कौन सी मिली है? राणा रासो की उपाधि मिली है। समझ में आ रही बात? अब मेरी बात सुनो, सारा मामला किसमें पढ़ने वाले? राणा रासो के अंदर पढ़ने वाले। देखेंगे अभी ऐसे ही उपाधि नहीं मिली है, इसने खुद ग्रंथों की रचना की तो इसको उपाधि कौन सी मिली है? अभिनव भट्टाचार्य। विद्वान इसके दरबार में रहते थे, विद्वानों का आश्रयदाता था, इस कारण से उपाधि कौन सी मिली है? राणा। तो अभी देखेंगे कौन कौन से विद्वान इसके दरबार में है। और विद्वान अगर दरबार में तो वो क्या लिखेंगे आपके लिए? ग्रंथ। याद कौन करेगा? करोगे उनको? हम करोगे ना? बात समझ में आ रही है क्या? भाई महाराणा कुंभा के दरबार में विद्वान रहते थे। मैंने बोला आप तो अभिनव भट्टाचार्य राणा रासो याद कर लो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। एक तो उपाधि कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य और राणा रासो। अभिनव भट्टाचार्य और महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहा गया? राणा रासो क्यों कहा गया? विद्वानों क्या से बोलो, अपने आप पे विश्वास रखो, गलत भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो घर की क्लास अपनी। भाई यहां गलत बोल लोगे दिक्कत नहीं है, जो एक्टिव रहेगा माइंड से वो हर चीज का जवाब देगा। आज तो देख के जवाब दोगे और मुझे विश्वास है कल बिना देखे जवाब दोगे। दोगे क्या? अपने आप पे विश्वास है? बाड़मेर वालों थोड़ा कंफ्यूजन में हो, चक्कर क्या है यार? बाड़मेर की भूमि तो बहुत पवित्र भूमि है, वहां वाले बच्चे तो एक बार में देखते ही याद कर लेते हैं। कोशिश करना, कल नहीं हो तो परसों कर लेना, 2-4 दिन में याद हो जाएगा। क्यों जी? अब बात करेंगे महाराणा कुंभा विद्वानों के आश्रय रहता था। अब देखेंगे महाराणा कुंभा के दरबार में कौन कौन रहता था। नंबर 1, एक कुंभा का वेतनी कवि था। अच्छा, इस सुपरवाइजर से पहले की जो सुपरवाइजर थी उसमें ये क्वेश्चन आया था। महाराणा कुंभा का वेतनी कवि जो वेतन देने का काम करता था उसका नाम था कान्हा व्यास। महाराणा कुंभा का वेतनी कवि का नाम क्या था? कान्हा व्यास। और उस कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा गया। अच्छा, क्वेश्चन आया था कि ये जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा गया? इस सुपरवाइजर से पहले वाली सुपरवाइजर में। तो ये ग्रंथ लिखा गया था संस्कृत भाषा में। ये वाला क्वेश्चन आया था। इससे बेस्ट क्वेश्चन, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा का वेतनी कवि कौन था? कान्हा व्यास। इस कान्हा व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा गया। लेकिन क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ तो खुद महाराणा कुंभा ने किया था और लिखकर पूर्ण किसने किया था? तो याद रखना, मैं लिख रहा हूं इस ग्रंथ का तो देखो मेरी बात सुनो, इस ग्रंथ के प्रारंभिक अध्याय नाम था उसका राजवर्णन। इस ग्रंथ का पहला अध्याय, इस ग्रंथ का प्रथम अध्याय राजवर्णन की रचना तो खुद किसने की है? ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आ सकता है कि एकलिंग महात्म्य में जो ग्रंथ है
इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किसने किया है? इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किसने किया? महाराणा कुंभा ने। और इस ग्रंथ को लिखकर पूर्ण किसने किया? किसने किया था? कान्हा व्यास ने। जो लिखकर पूर्ण करता है ना, चाहे वो मंदिर हो, ग्रंथ हो, कोई भी हो, वो उसका ही माना जाता है। डायरेक्ट आंसर तो इस ग्रंथ को लिखा किसने है? कान्हा व्यास ने। फिर वो आपको चेक करना चाहता है कि इनको ये भी पता है क्या, ये ग्रंथ लिखना प्रारंभ किसने किया था? महाराणा। इस ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किसने किया? समझ में आ रही है क्या बात? मैं दोनों तरीके से पूछूंगा ये। अच्छा, इसके अलावा इनके दरबार में एक तो कान्हा व्यास हो ही गया, नंबर 2 इनके दरबार में रहता था शिल्पी, शिल्पकार, और उस शिल्पकार का नाम क्या था? मन्नन। मन्नन ही नहीं, मन्नन का पूरा परिवार इनके दरबार में रहता था। शिल्पी मन्नन इनके दरबार में रहता था, और मन्नन अगर इनके दरबार में रहता था तो मन्नन के द्वारा कुछ ग्रंथों की रचना भी की है। मन्नन द्वारा रचित ग्रंथ राजवल्लभ, रूपमंडन, वास्तुमंडन, राजवल्लभ, रूपमंडन, वास्तुमंडन। कोदंड मंडन, राजवल्लभ, रूपमंडन, वास्तुमंडन, देवता मूर्ति प्रकरण, शकुन मंडन, वेद मंडन, ये सारे ग्रंथ किसने लिखे? शिल्पी मंडन ने। देखो, राजवल्लभ में तो आवासीय ग्रह निर्माण की जानकारी, ग्रह यानी घर, भाई शिल्पकार था नहीं, ग्रह निर्माण की जानकारी। रूपमंडन में मूर्ति कला की जानकारी मिलती है। यह आता है क्वेश्चन, भाई मूर्ति को कोई ना कोई रूप दोगे ना, तो रूप मंडल में मूर्ति कला की जानकारी है, वास्तुमंडल में वास्तुकला की जानकारी। कोदंड मंडन, इसमें धनुष विद्या की जानकारी। प्रसाद मंडन, इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था, वो था आपका प्रसाद मंडन। शकुन मंडन, वेद मंडन, इसके अलावा एक ग्रंथ इन्होंने और लिखा, प्रसाद मंडन। प्रसाद मंडन में वास्तुकला की जानकारी, प्रसाद महल निर्माण की जानकारी। एक बार वापस सुनो आप, ये सारा मामला जो अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ किसमें रहे? राणा रासो। और महाराणा कुंभा को राणा रासो क्यों कहा गया? क्योंकि महाराणा कुंभा संगीत प्रिय थे, क्योंकि महाराणा कुंभा विद्वानों के आश्रय जाता था। महाराणा कुंभा के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा, महाराणा कुंभा के दरबार में कौन रहता था? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास के अलावा इनके दरबार में कान्हा व्यास ने ग्रंथ कौन सा लिखा? एकलिंग महात्म्य। इसके अलावा इनके दरबार में कौन रहता था? शिल्पी मंडन। मंडन के द्वारा अगर दरबार में अगर कोई रह रहा तो ग्रंथों की रचना भी तो कर रहा है। शिल्पी मंडन के द्वारा ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? राजवल्लभ, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तु मंडन, कोदंड मंडन, देवता मूर्ति प्रकरण, शकुन मंडन, वेद मंडन, सारे ग्रंथ किसके हैं? ये शिल्पी मंडन। और मैंने बोला इनके दरबार में मंडन ही नहीं, मंडन का पूरा परिवार रहता था। शिल्पी मंडन के अलावा शिल्पी मंडन का भाई, मंडन का भाई भी रहता था, और मंडन के भाई का नाम था नाथा मंडन। और अगर ये इनके दरबार में रह रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई ग्रंथ तो लिख ही रहे हैं। इसका ग्रंथ था वास्तु मंजरी। कौन सा ग्रंथ लिखा है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वास्तु मंजरी। इसके अलावा शिल्पी मंडन का पुत्र, मंडन का पुत्र भी दरबार में रहता था, जिसका नाम क्या था? गोविंद। मंडन का भाई है नाथा मंडन, मंडन का पुत्र कौन है? गोविंद। गोविंद के द्वारा भी ग्रंथ लिखे गए। कलानिधि,
अच्छा, ये ग्रंथ किसके हैं? गोविंद के। द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, सार समुच्चय, उद्धार धोरणी, इसके अलावा सार समुच्चय। ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गोविंद के द्वारा। इसके अलावा भी माना कुंभा के दरबार में और विद्वान थे। कौन रहते थे? एक तो इनके दरबार में रहता था पुराणवाचक। पुराणवाचक का नाम था आसानंद। इसके अलावा माना कुंभा के दरबार में रहता था कवि मेह, और कवि मेह के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था तीर्थमाला। कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? और जो ये ग्रंथ है ना तीर्थमाला, इसमें लगभग 120 से लेकर 122 तीर्थों का उल्लेख है। ऐसे ही तोड़ी लिखने वाले ने आपके सिलेबस में माना कुंभा लिख दिया है। छोटे मोटे राजा नहीं है तीनों। इसके अलावा माना कुंभा के दरबार में जैन विद्वान भी निवास करते थे। अब एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि इनमें से माना कुंभा का दरबारी जैन विद्वान कौन सा है या कौन सा नहीं है? तो जो अब तक आपने लिखा है वो कोई भी जैन विद्वान नहीं है। अब जो लिखने जा रहे हैं वो आपके माना कुंभा के जैन विद्वान है। नंबर 1 आचार्य हीरानंद। माना कुंभा के चित्रकला गुरु थे ना हीरानंद, आचार्य हीरानंद। इसके अलावा सोम देव, या हम बोल सकते हैं सोम सुंदर सूरी। अगर सूरी लग गया तो वैसे ही पहचान जाओगे कि आप जैन है, अगर सूरी लगा के दिया तो। आचार्य हीरानंद, आचार्य सोमदेव, सोम सुंदर सूरी, भुवन सुंदर सूरी, मुनि सुंदर सूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। माणिक्य, इसके अलावा टीला भट्ट। तो तब जाकर माना कुंभा को उपाधि मिली है। कौन सी? राणा रासो। कौन सी उपाधि मिली है? राणा रासो। विद्वान कहां से जाता था? खुद ने पुस्तकें लिखी तो उपाधि कौन सी मिल गई? अभिनव भट्टाचार्य। सर लिख लेने दो, बाद में क्लास एंड हो जाती है। हाँ तो आराम आराम से लिखो, ही आपके लिए लिखा है। टेंशन बहुत ज्यादा लेते हो भाई। इसके अलावा माना कुंभा के लिए अपन ने लिखा अभिनव भट्टाचार्य। लिखो, आराम आराम से लिखो, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो लिखने में। इतनी देर याद नहीं है कि पेन की?